नमस्कार, स्वागत है आज की अगले क्लास में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को ही देखेंगे और हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद में जो क्लासेस लाऊंगा उसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर अलग से सॉल्व होते रहेंगे और साथ में आप जो है छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू जैसे कला संस्कृति हो गया, भूगोल हो गया, इस सब से रिलेटेड जो है एमसीक्यू एक एक क्लासेस बनाऊंगा और उसमें पूरा कंप्लीट रहेगा, चाहे वो 2 घंटा का बने 3 घंटा का बने, वो कंप्लीट रहेगा। आप उसको बीच में रोक रोक के देख लेना, ठीक। तो मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करके सारा चीज़ आपको कंप्लीट करूंगा। जैसे कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर बनाऊंगा तो वो चीज़ें एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कंप्लीट होना चाहिए और उसमें डिटेल आपको जो अच्छे से प्रोवाइड करूंगा, ठीक। तब आपको जो है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोग अगले बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान में। यहाँ पर जो है ये प्रीवियस ईयर 2024 का हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2024 में 100 क्वेश्चन का टारगेट रहता है, तो यहाँ पर देखो मैं 66 क्वेश्चन लिया है और इससे रिलेटेड कुछ जो है यहाँ पर इधर देखोगे बना लिए हैं हम लोग। साथ में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है और करंट अफेयर से है, तो 2024 से रिलेटेड था, 2023 से करंट अफेयर इसमें पूछा गया था। तो चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं इसके बारे में और ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगले सेक्टर में हम जो है 2023 के 2022 के 21 के ऐसे पेपर हम लगातार सॉल्व करते रहेंगे और साथ में हम क्वेश्चन भी हल करना है। मतलब अभी देखो एमसीक्यू हल करना है और प्रीवियस से पेपर भी हल करना है। लगभग रोज़ दिन डेली से डेली आपको जो है 50 से 100 क्वेश्चन आप डेली डेली सॉल्व करो, ठीक है। डिटेल से समझो और उसको सॉल्व करो। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आप जैसे मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आप खुद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। एमसीक्यू जैसे बनाते होंगे तो खुद अपना माइंड को एक्टिव रखने के लिए आप जो है इसको आंसर दीजिए, फिर उसके बाद जवाब सुनिए आप इसका। देखिए, भारतीय की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है, तो इसके बारे में जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सा है, तो यहाँ पर कद्दू है। यह पता है आपको, कद्दू, वही जो इसको पंपकिन कहा जाता है। कद्दू हिंदी में यह कुहड़ा कहते हैं, गाँव में कुम्हड़ा या कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, कुम्हड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं कुमड़ा। मतलब राष्ट्रीय सब्जी के रूप में इसको जाना जाता है। पूरे देश में इसको हम अच्छे से उगा सकते हैं आसानी से। अब इसके लिए जो है कोई भी मिट्टी जो है इसके लिए अनुकूल होता है और आसानी से जो है इससे भाई कई सारे जो है भारतीय व्यंजक जो है बनाए जाते हैं, जैसे मुरब्बा वगैरह भी इससे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका कुम्हड़ा हो जाता है, कद्दू जिसे पम्पकिन बोला जाता है, ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आलू को भी क्या करते हैं, सब्जियों का राजा कहा जाता है। इसको राजा क्यों कहा जाता है, ये मतलब बहुत ही फेमस होता है कई सारे में, और इसमें जो है उबाल कर हर तरह से इसको खा सकते हैं, भून कर खा सकते हैं, पकवान में भी इसको अच्छे से खा सकते हैं। और अन्य सब्जी जैसे मटर हो गया, पालक हो गया, भिंडी हो गया, ये सब में जो है ये और आलू जो है मिल जाता है। तो इसी जो है इसीलिए इसको जो है राजा कहा जाता है, ठीक है। सभी देशों में जो है ये प्रचलित है आलू। इसके बारे में, इसमें पोषक तत्व ही पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, विटामिन विटामिन सी, फाइबर भी इसमें अंदर पाया जाता है। ब्लड शुगर नियंत्रण करता है कौन, आलू करता है, ठीक है। तो आलू, ये सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कोई चीज़ पूछना, जानकारी आपको होना चाहिए। अब आसानी से मिल जाता है आलू, अभी देखो, ठीक है। इस प्रकार से पत्ता गोभी, अब ये किसी भी देश का जो है राष्ट्रीय मतलब सब्जी नहीं है, आलू नहीं है, घोषित नहीं किया गया है। मतलब आलू किसी भी देश का राष्ट्रीय सब्जी नहीं है, ये केवल सब्जियों का राजा कहा जाता है, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पर पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी क्या होता है, ये भी जो है कोई कोई भी देश का राष्ट्रीय मतलब सब्जी नहीं है, ठीक है। खान पान में हम इसका इस्तेमाल करते हैं सब्जी का। गाजर भी जो है किसी भी देश का जो है आधिकारिक रूप से ये भी राष्ट्रीय सब्जी नहीं है, ठीक है। खान पान में हम इसका इस्तेमाल करते हैं गाजर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीन सबसे ज़्यादा गाजर उत्पादन करता है, जानते हो ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पर सही जोड़ी मिलाने के लिए आपको दिया है, सुमेलित करने के लिए। पकड़िए सरकारिया आयोग, सरकारी आयोग की स्थापना कैसे हुआ, कब हुआ है यहाँ पर। तो ये जो होता है केंद्र और राज्यों के संबंध की समीक्षा करते हैं इसके अंतर्गत, सरकारिया आयोग के अंतर्गत, ठीक है। और 11वां वित्त आयोग जिसे राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, कब किया गया था इसके बारे में देखो। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इस आयोग में जो है सार्वजनिक प्रणाली सुधार के लिए हम यह इस्तेमाल किए थे। आगे है मतदाताओं का जाली पंजीकरण। देखो, मतदाताओं का जो धोखाधड़ी होता है उसको रोकने के लिए जो है फोटो में पहचान पत्र, इसकी शुरुआत किया गया था, कब किया गया था, इसके मिलान करना है आपको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो सरकारिया ये आयोग है, इसका जो हुआ था ये 1983, मतलब 1983 है यहाँ पर, 1983 का आयोग इसको माना जाता है। केंद्र राज्य संबंधों की जांच की गई थी इसमें। 11वां वित्त आयोग जो है ये आपका 1998 में हुआ था, ठीक है। 1998 में जो है 11वां फाइनेंस
11th फाइनेंस कमीशन का ये जो है गठन किया गया था इसके अंतर्गत, ठीक है, 11वां वित्त आयोग का। द्वितीय प्रशासनिक सुधार, इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बोलते हैं इसको, सेकेंड बोलते हैं। तो ये रिफॉर्म 2005 में हुआ था, ठीक है, 2005 में इसको अंतर्गत 31 अगस्त 2005 को आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। आगे है मतदाताओं का जाली पंजीकरण हुआ। तो जाली कैसे हुआ, इससे जो है फोटो से पहचान पत्र जो है देखा गया, मतलब जो जाली पंजीकरण है उसको हटाने के लिए यहाँ पर ये चलाया गया था। तो यहाँ पर जो है फोटो पहचान पत्र ये आपका ये कितना हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है तीसरा पहला का तीसरा, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, पहला का तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर बी का 1। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। कई लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि ये सरकारिया आयोग क्या है, सरकारी क्यों नहीं है, सरकारी आयोग क्यों नहीं। देखो इसका एक कारण था, आयोग का गठन क्या कारण था समझो इसको पहले। इससे पहले भी आपने जो है 356 आर्टिकल में बताया था मैं, इसको भी देख लो। सरकारी आयोग, इसका गठन जो है 1983 में हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें इनका कारण था कि जो केंद्र है, ठीक है, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य के बीच जो भी संबंध है, जैसे शक्तियां हैं, राज्य के पास केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, राज्य के पास, इन दोनों के शक्तियों को संतुलन करना था कि किसकी कितना शक्ति है और क्या कर सकता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता था, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि इन दोनों के संबंधों के बीच को जो है संतुलन बनाने के लिए। और इसका अध्यक्षता किया था सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। नाम था जस्टिस रणजीत सिंह सरकरिया था उनका नाम, रणजीत सिंह सरकरिया, बस सुने रहो इसको, आपको याद नहीं रखना ज़्यादा। ये रणजीत सरकरिया थे, इन्होंने जो है बाकी लोग सदस्य थे, ये अध्यक्षता किए थे, जस्टिस जो थे। इसका कारण क्यों था, क्या कारण था इसके, तो इसका मतलब था कि जैसे केंद्र है और राज्य है, इन दोनों के बीच आपस में कोई टकराव स्थिति ना हो, ये इस आयोग का गठन था, सरकरिया आयोग का इसका कारण था। मतलब इन्होंने ये बताया था कि इन दोनों के बीच जो है संबंध अच्छा रहे, बेहतर रहे, ठीक है। और कुछ सिफारिश भी किया था इन्होंने, आयोग ने, इन्होंने कुछ सिफारिश भी दिया था। जैसे इन्होंने कहा था कि कोई भी राज्यों के बीच जो है मतभेद ना हो, ठीक है, मतभेद नहीं होना चाहिए। साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि राज्यपाल का जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाए, ये सिफारिश किया था इन्होंने। लेकिन बाद में ये जो है सिफारिश खत्म हुआ, लेकिन ये इन्होंने ये बताया कि जैसे फिर बाद में इसी को पलट के बोले कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होना चाहिए वो पहले राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनसे सलाह लेना पड़ेगा, तब जो है उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होगा। बाकी जो है 356 आर्टिकल के बारे में भी इस आयोग ने कहा था कि 356 आर्टिकल के जैसे राष्ट्रपति शासन होता है, तो राष्ट्रपति शासन जो होता है कि एक सीमित क्षेत्र में मतलब लगे, ऐसे जो है इन्होंने कहा था। बाकी पैसे वगैरह वित्तीय लेन देन के बारे में भी इन्होंने बताया था कि जो है केंद्र सरकार के बीच इस स्थिति में सुधार हो, अच्छे से हो। इस प्रकार से एक दस्तावेज के रूप में इन्होंने आयोग ने सिफारिश किया था इसको, ठीक है। तो इसको सरकरिया आयोग बोला जाता है, तो इसको आपको याद रख लोगे, ठीक है। समझ में आ गया थोड़ा सा सरकरिया आयोग क्या होता है इसके बारे में। अभी देखो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो और थोड़ा थोड़ा करके समझो, इससे क्या होगा कि कहीं भी और आगे सुनोगे तो चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। एक ही बार सारी चीज़ें याद नहीं हो सकता, थोड़ा सा जो है धीरे धीरे ये चीज़ें याद होती है, पकड़ में आती है, फिर वो समझ आता है, समझे। तो इस प्रकार से सरकारी आयोग था। आगे देखो यहाँ पर, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया, जो मूल संविधान है वो किसके द्वारा, तो इसका तो बना बना लोगे नहीं। भी देखो यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये जो है रायजादा के बारे में आप जो है जब हिस्ट्री पढ़े होंगे उसमें सुने होंगे आधुनिक भारत के इतिहास में। तो ये हो गया प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ये जो थे मूल संविधान, जैसे मूल संविधान द्वारा जो है कैलीग्राफ्ट बोलेंगे इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखे थे, इन्होंने किया था। तो यहाँ पर और भी जैसे थे इसमें, जैसे नंदलाल बोस थे, बी आर राम मनोहर सिंह थे, ये इन्होंने जो है इसको डिजाइन किया था, मतलब इसको। लेकिन ये आपका राइट आंसर होता है। बाकी देखते हैं कि रफ़ी अहमद किदवई एक के थे, तो ये थे एक स्वतंत्र सेनानी थे, इनको माना जाता है राजनीति के भी थे, स्वतंत्र सेनानी थे और राजनीति की भी इन्होंने माना जाता है। बाद में इन्होंने जो है खाद्य में कृषि मंत्री भी बने थे ये, ठीक है, कृषि मंत्री के रूप में कार्य भी किए थे इन्होंने। आगे देखो कैलाश नाथ काटजू क्या थे ये, तो ये कैलाश नाथ काटजू जी एक वकील थे और राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है। तो वकील राजनीति थे, बाद में जो है उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के जो है ये मतलब मुख्यमंत्री के रूप में भी शायद काम किए थे और केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, मतलब संविधान सभा का सदस्य थे हम बोले तो,
सभा के सदस्य थे। आगे देखो यहाँ पर कन्हैयालाल मणिकर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी इनको बोला जाता है। ये भी जो है वकील थे, वकील और जो है लेखक भी थे। ठीक है, मतलब इन्होंने जो है संविधान सभा की प्रारूप ड्राफ्टिंग में जो है समिति में सदस्य बने थे ये। ठीक, तो इनका भी महत्वपूर्ण योगदान थे। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे कौन? यही भारतीय विद्या भवन, विद्या भवन के संस्थापक माने जाते हैं कौन? यही कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से समझे। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ में आ गया। आगे बढ़ो, देखो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। काल क्रम में जमाना, कैसे जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुआ है हमारे इतिहास में, उसको काल क्रम में जमाने के लिए पूछा जाता है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, पंजाब में अमृतसर है। वहाँ पर जो है सैनिकों, जो ब्रिटिश सैनिक थे, वो निहत्थे भारतीयों पर जो है एक बड़ी गोली चला दिए थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। ठीक है, ये तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक मोड़ माना जाता है भारतीय जो आधुनिक संघर्ष चल रहा था स्वतंत्रता के लिए। ये कब हुआ था? तो ये आपका जो है 13 अप्रैल, 13 अप्रैल ऐसे करके याद रखना। 13 यहाँ अ लगा है, यहाँ पर भी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में ये घटना हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें ब्रिटिश सैनिक जो थे वो निहत्थे भारतीय सैनिक पर गोलियां चला दी थी। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर सविनय अवज्ञा दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें जो है ब्रिटिश शासन के जो खिलाफ है, मतलब उनके जो बात है, उनको उनके अवज्ञा किए थे यहाँ पर। ठीक है, मतलब सविनय अवज्ञा को हम बोलेंगे दांडी मार्च के दौरान। जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में कब हुआ था? 12 मार्च 1930 के आसपास। ठीक है, 1930 में जो है इन्होंने नमक मार्च बोलते हैं, दांडी मार्च के साथ शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सविनय अवज्ञा का? इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि जो नमक कानून को तोड़कर पूर्ण स्वशासन, मतलब खुद पर अपना जो है स्वशासन करना, और जो है, और ये कब घोषित हुआ था? तो 1929 में, 30 हुआ 1929 में जो है लाहौर में, कहाँ? कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया था। ठीक है, 1929 में घोषित हुआ था ये। ठीक है, घोषित। आगे देखो भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी जो है महात्मा गांधी की जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी था, जो है बम्बई में इसका शुरुआत किया था। मतलब गांधी जी ने कहा, इसी में कहा था करो या फिर मरो। ठीक है, गांधी जी ने भारतीयों से कहा था, ये आह्वान किया था। तो ये जो कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, शुरुआत हुआ था 9 अगस्त। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, याद है आपको। देखो असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब क्या हुआ? इनके गांधी जी के नेतृत्व में थे, इन्होंने जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई सहयोग नहीं देना है, असहयोग, और जो है उनके वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। ठीक है, तो ये शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को, 1920 में जो है यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो है शुरुआत हुआ था, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ में आया? यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले जो है, देखो पहले देखो 1919 है कि 1920 है, 1900 यहाँ पर 30 है, 1942 है। तो पहले तो आपका जो है ए आएगा, ए पहले आएगा। ये देखो दो ऑप्शन में है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा दो ऑप्शन में। उसके बाद क्या आएगा? 1919 के बाद 1920 आएगा, ए वाला डी। तो ए के बाद डी आ रहा है, मतलब ये वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, भारत का इतिहास हो, यहाँ से आपका जो है प्रश्न बनने की संभावना होती है। ऐतिहासिक घटना को क्रम से जमाइए, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, और यहाँ पर सभी ने 1 अगस्त को यहाँ पर असहयोग आंदोलन, और जो है सविनय अवज्ञा आपका जो है का 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा का आप ऐसे याद रख सकते हो, मार्च, मार्च दांडी मार्च ऐसे याद रख सकते हो, मार्च दांडी मार्च ऐसे याद रखो, 12 मार्च ऐसे। अब देखो अप्रैल में हुआ था कब? जलियांवाला। ठीक, अप्रैल आ रहा है, जलियांवाला ऐसे याद रख सकते हो, अप्रैल 1919 में। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर क्रम है। ठीक, समझ में आया? आगे देखो यहाँ पर, निम्न में से किस वर्ष महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी की उपाधि
धारणा की। तो ये था महारानी विक्टोरिया के बारे में। देखो महारानी विक्टोरिया के बारे में अगर हम देखें तो ये 1876 में कब हुआ था? 1876 में रॉयल टाइल्स एक्ट था, एक्ट है, उसके माध्यम से जो है भारत की साम्राज्ञी उपाधि धारण की थी। इस जो है आधिकारिक घोषणा जो हुआ था 1 जनवरी 1877 को हुआ था। 1 जनवरी जो है 1877 को ये जो है आधिकारिक रूप से ये घोषणा की गई थी दिल्ली दरबार में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1876 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक इतिहास का जो है देख लेना एक बार, मैं वहाँ पर जो है बताया हूँ क्वेश्चन। आगे देखो यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं। उनके लेखक हैं, शायद ये लेखक है और ये पुस्तक है, इसके बारे में बताइए। देखिए दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सा? तो ये है, देखो, पावर्टी, पावर्टी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। इस पुस्तक को जो है उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत में जो धन निकासी, इस पर मैं क्वेश्चन बनाया हूँ और जो है इस पर क्वेश्चन बन चुका है। जब मैं पुस्तक उपनाम वाला क्लास ले रहा था उसमें जो है इस पर बताया हूँ मैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से, मेरा वीडियो में जो है बताया हूँ इसके बारे में। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इन्होंने बताया था, मतलब धन निष्कासन थ्योरी, क्या बोलते हैं? धन निष्कासन। इसको मैं अच्छे समझाया हूँ पूरा क्वेश्चन में, इसको एक बार देख लेना आप। ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसको उन्होंने दिया था। क्या नाम था इनका? जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, मतलब 3 हो जाएगा, पहले का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल का प्रसिद्ध बुक क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह किताब जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने लिखा था। कब लिखा था? तो 1942 से लेकर 1946 के बीच इन्होंने लिखा था इस पुस्तक को। ठीक है, तो अहमदनगर जिले में उनको जो है जेल हो गया था, कारावास में काट रहे थे। अहमदनगर जेल में क्या कर रहे थे? ये काट रहे थे जेल। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब 1 हो जाएगा इनका। तो इन्होंने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, अहमदनगर किले में जो है इनको कारावास हो गया था। ठीक है, आगे देखो मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद की प्रसिद्ध जो बुक है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम मतलब 2 हो जाएगा इनका, मौलाना का 2 हो जाएगा। इसमें क्या बताया इन्होंने? जो है इनको ये एक आत्मकथा है, आत्मकथा तो इसमें वृत्तांत किया गया है, मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसके जो घटनाक्रम है, आंदोलन का, स्वतंत्रता आंदोलन का घटनाक्रम को जो है विस्तार किया है इन्होंने। कौन, किसने किया है? तो मौलाना आज़ाद ने किया था। ठीक है, इस प्रकार से सी ऑप्शन। आगे देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र की जो प्रसिद्ध है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको। ये जो होता है इसके तहत जो है भारत के आर्थिक इतिहास पर, इकोनॉमिक्स नाम है तो आर्थिक चीज़ों को इन्होंने बताया था, आर्थिक इतिहास के रूप में इन्होंने जो है चित्रित किया है, इन्होंने बताया है। समझ में आया? तो चलो अब आगे हम आंसर खोज लेते हैं। तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला का तीसरा है, दूसरा का 1 है, तो मतलब यहाँ पर आपका ये वाला राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। समझे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे देखो अबूझमाड़ की पहाड़ी, ये जानते हो कहाँ पर है? देखो नारायणपुर जिला है हमारा, छत्तीसगढ़, इस प्रकार से बना हुआ है। मैं इसके बारे में क्लास तो लूँगा, अभी एक ही क्लास में जो है कंप्लीट कर दूंगा यहाँ पर। जैसे आप जाए वो कांकेर से नीचे आपको जो है यहाँ पर लिखेगा, इधर इसी साइड लिखेगा, तो इधर क्या एरिया है? इधर देखो नीचे जा रहा है मतलब दक्षिण हो गया, और इधर क्या है? पश्चिम है, पश्चिम है और ये दक्षिण है। ठीक है, ऐसे। तो ये पश्चिम और दक्षिण ऐसे एरिया पूछा जाता है, हर एक जिला का पूछ देगा। शिमला मना मैन पार्ट का पूछ देगा किधर है। ठीक है, जसपुर का पूछ देगा किधर है। ठीक है, दंतेवाड़ा का पूछ देगा। तो ऐसे आपको जो है पता होना चाहिए कि किस दिशा में कौन सा जिला है, ऐसे। ठीक है, तो अबूझमाड़ पहाड़ी हिल्स, अबूझमाड़ हिल बोलते हैं छत्तीसगढ़ के जो बस्तर संभाग है। नारायणपुर इधर सटा हुआ है, बीजापुर नीचे। ठीक है, बीजापुर और दंतेवाड़ा में भी थोड़ा सा फैला हुआ है। तो ये जो है एक घना जंगल माना जाता है, और जंगल जैसे होगा पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आएगा। भौगोलिक क्षेत्र में जो है यूँ को दंडकारण्य क्षेत्र होता है। और इंद्रावती नदी है, इससे जो है आता है इधर से। तो इंद्रावती इधर आपका जो है यहाँ पर मिलता है इसके साथ। तो इंद्रावती नदी के जो मैदान है यहाँ पर बस्तर, ये अलग करता है इन दोनों को, अबूझमाड़ पहाड़ियों को। का अनुसार राइट आंसर होगा। इसके बारे में मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको डिटेल्स से, ठीक, जब क्लास करूंगा इसका, अभी करवाऊंगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दंडकारण्य उत्तर में, बिल्कुल ना जी ना। यहाँ पर पूर्व में ना, दंड के उत्तर पूर्व में ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दंडकारण्य के दक्षिण और पश्चिम में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझे? ये आसान क्वेश्चन था लेकिन आपको इसको
समझना जरूरी है। लेकिन देखो आगे देखो, शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो शिवा समुद्रम की बात करें हैं तो यहाँ पर जो है ये नए बेस पर आधारित है, तो कर्नाटक वाला में है। कर्नाटक कावेरी नदी होता है, कावेरी नदी, कावेरी नदी यहाँ पर। तो शिवा समुद्रम है, कर्नाटक कावेरी है यहाँ पर। कावेरी नदी पर स्थित है, ये जो है एशिया का सबसे बड़ा जल विद्युत ऊर्जा माना जाता है, ठीक है, जल ऊर्जा स्टेशन माना जाता है। तो इसको 1902 में जो है आसपास इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इस परियोजना से जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है। और यहीं पर एक चीज़ मैं बताया था केजीएफ के बारे में। तो केजीएफ का मतलब होता है कोलार गोल्ड और इधर फील्ड, ठीक है। यहाँ पर मशीन चलाया जाता है इसको, ठीक है। और शिवा समुद्रम एक प्रकार का जल प्रपात भी है, पूछ देगा यहाँ पर क्वेश्चन तो फिर सोच में पड़ जाओगे। ये क्या है, शिवा समुद्रम एक जल प्रपात भी है, ठीक। तो कहाँ है, तो यहाँ पर मांड्या के चामराजनगर, मांड्या लिख देता हूँ। बस सुने रहो आप, कहीं तो कहीं दिमाग में क्लिक करेगा, अगर एग्जाम में बैठोगे तो आपको जो है वहाँ पर क्लिक करेगा दिमाग में, सुने रहोगे तो। चामराजनगर, चामराजनगर यहाँ पर जो है ये जिला पर जो है, इस जिला पर स्थित है, ठीक है। तो ये एक एक प्रकार का यहाँ पर वाटरफॉल भी है, जल विद्युत परियोजना है। यहाँ पर विद्युत उत्पादन किया जाता है इसके तहत, 1902 में बना था, कावेरी नदी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है बिजली उपयोग शुरू हुआ था, और यहाँ पर जो है केजीएफ मशीन चलाए जाते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको याद हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको जो है याद रखना है। अब देखो नदी के बारे में जानते हैं। देखो नदी का सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का नदी जितने भी हैं, और मैं जो है वो मैं अभी भारत का, ठीक है, भारत का ये सब का नदियों का उद्गम हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी, इन दोनों को पता होना चाहिए, दोनों को बारे में। और छत्तीसगढ़ के जहाँ भी नदी है, जितने बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, 5 अपवाह तंत्र है, उस सभी नदियों के सहायक नदी को आपको याद रखना है, क्योंकि नदी से क्वेश्चन आएगा आएगा, ठीक है। जैसे मालंगेर नदी कहाँ है, नारंगी नदी, इस प्रकार से जो है आपका पूछा जाएगा किसकी सहायक नदी है, कहाँ से उद्गम हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो इसको कैसे करोगे, अभी देखो, अभी आप थ्योरी मत पढ़ना, अभी मैं आपको जो है क्लास लाऊंगा, उसमें जो है केवल प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा, इमेज डायग्राम के थ्रू क्लियर हो जाएगा। चाहे भारत का भौतिक विभाजन है, ये भी पूछ सकता है, भारत के भौतिक विभाजन उत्तर में कौन सा जो है विशाल मैदान है, उसका ऊंचाई कितना है, ठीक है, कितने दूर में फैला हुआ है, ये पूछ सकता है, ठीक है। हिमालयन नदी के क्रम पूछ सकता है कि क्रम बताइए कि यहाँ से कौन सा नदी सबसे नवीनतम जो शिवालिक श्रेणी वहाँ नदियाँ बहती है, कौन कौन सा है, ठीक है, बांगर खादर, ये सब पूछ सकता है। तो इसको घबराइए मत, अभी मैं कंप्लीट करा दूंगा, हड़बड़ाएंगे तो चीज़ें याद नहीं रहेगी, ठीक। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, सभी चीज़ें हो जाएगा आपका। गोदावरी, देखो गोदावरी क्या है, इसका उद्गम जो होता है महाराष्ट्र जिले से होता है। कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के जो है नासिक जिला है यहाँ पर, क्या है, महाराष्ट्र के जो है नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, क्या है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर के पास जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर हम समझ गए कहाँ है, नासिक, तो नासिक के साथ इसको मिला दो, यहाँ पर दूसरा से मिल जाएगा। आगे देखो महानदी, महानदी कहाँ से निकलता है, तो इसका तो जान जाओगे कहाँ है, छत्तीसगढ़ के जो धमतरी है, धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलता है, धमतरी के सिहावा पहाड़ी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिहावा पहाड़ी हो जाएगा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है, इसका उद्गम जो होता है, इसका महाराष्ट्र के महाबमलेश्वर जो है, महाबमलेश्वर के पास पश्चिमी घाट है। देखो भारत के जो है ऐसे आपको जो है याद रखना है, ये वाला कि कौन सा घाट किधर है। ये देखो, ये देखो, इधर का बोलते हैं इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, और इधर जो है इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। अभी इसके बारे में आपको जो है बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है यहाँ से क्या क्या होता है, कोंकण मालाबार, ये आपको जो है उत्तरी सरकार, ये सबको जो है कोरोमंडल, ये अब याद रखना है कहाँ से कितना तक होता है, ठीक है। तो घाट को भी आपको पद याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट होता है, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट है, और वहाँ पर महाबमलेश्वर, वहाँ पर कृष्णा नदी का उद्गम होता है। यमुना का जो होता है उत्तराखंड, यू के मतलब यहाँ पर लिखते हैं उत्तराखंड लिख देता हूँ, कृष्णा नदी समझ गए, महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाबमलेश्वर पश्चिमी घाट से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आपका जो है जिले यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री हिमनद कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है, वहाँ से निकलता है। तो यहाँ पर यमुनोत्री, यमुना का यमुनोत्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, तो यहाँ पर ऑप्शन में एक ही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला हो जाता है, समझे। तो ऐसा आपको जो है डिटेल से यहाँ पर समझना है, ठीक।
आगे देखो इकोनॉमिक्स से आ गया है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से आपको जो है इकोनॉमिक्स के बेसिक चीज़ें आपको मैं पढ़ा दूंगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसको करा दूंगा, ठीक है। एक ही क्लास लाऊंगा, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये। देखो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, बैंकिंग क्षेत्र ये एक समिति बनाया गया था, यहाँ देखो ये समिति है सब, तो ये सब के लिए पहले जो है समिति बनाया गया, जैसे बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति है, तो ये मतलब इसके लिए समिति कौन सा बनाया गया था, इसको बोला जाता है, इसमें नरसिम्हम जो थी, नरसिम्हम क्या थे, ये अध्यक्ष थे, इनको बोलते हैं एम नरसिम्हम, नरसिंहम, ठीक है। तो एम नरसिंहम इसके अध्यक्ष थे, तो इसको बोला जाता है एम नरसिंहम समिति बोला जाता है, अध्यक्ष जो था उसी को यहाँ पर समिति बोला जाता है। 1991 में इसका जो है यहाँ पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली जो है इसको सुधार हुआ था इसके तहत, ठीक। तो इस समिति के सिफारिश पर जो है भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में जो है यहाँ पर नींव रखा गया था, ये वाला सुधार, भारतीय बैंकिंग सुधार किया गया था, इसमें जो है उदारीकरण रखा गया था, जैसे लोन वगैरह देने के लिए। तो ये कौन सा, नरसिम्हम समिति, तो यहाँ पर पहला का ए हो जाएगा सिम, ठीक है। आप देखो पूंजी लेखा परिवर्तनीय, ये क्या है, तो पूंजी लेखा परिवर्तनीय पूंजी खाता, जैसे कैक बोलते हैं इसको, ठीक है, व्यवहार करने के लिए, मतलब भारतीय रिजर्व ने कितना किया था, 1997 में जो है तारापुर की अध्यक्षता हुआ था, तारापुर की अध्यक्षता, मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दो का ए, पहला का ए हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तारपुर समिति हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तारपुर समिति, तारापुर बोलते हैं इसको, तारापुर समिति। क्या था, पूंजी लेखा परियोजना। मौद्रिक नीति भारतीय बैंकिंग प्रणाली के जो है जैसे काम, मौद्रिक विनियम हम पढ़ते हैं, उसमें जो है प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती थे, इनकी अध्यक्षता से, तो चक्रवर्ती समिति, हम इसको, सुखमय चक्रवर्ती थे तो इसको हम चक्रवर्ती समिति बोलते हैं, ठीक है, चक्रवर्ती समिति। आगे देखो मुद्रास्फीति जो है लक्ष्यीकरण, इसमें जो है पटेल समिति थे, गठन किया था पटेल समिति पर, तो यहाँ पर जो है जैसे फ्लेक्सिबल जो है इन्फ्लेशन बोलते हैं, यहाँ पर 4% मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन को रखा गया था, तो उस समय की बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पर पटेल समिति हो जाएगा, ठीक है, पटेल समिति। अभी मैं इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, क्लास लूंगा तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देखो, पहला का एक हो गया, तो एक हो गया यहाँ पर, एक ए सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एवर का पहला वाला हो जाता है, चौथा का बी, पटेल समिति, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन, ठीक। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर है। आगे देखो यहाँ पर ये भी इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन आया है, देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक्स में। भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र में सम्मिलित है जमा प्रमाण पत्र बाजार, व्यवहारिक पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल बाजार। तो ट्रेजरी बिल के बारे में तो समझ जाएगा, टी बिल बोलते हैं इसको, टी बिल बोलते हैं। इसमें जो होता है जैसे क्या होता है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी करते हैं, तो ये भी जो है एक संगठित बाजार के रूप में माना जाता है, मतलब संगठित बाजार उपकरण इसको माना जाता है अपनी आवश्यकताओं को। जैसे इसमें जो है भारत सरकार द्वारा जो अल्प निधि है, अल्पकालिक निधियां हैं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ट्रेजरी बाजार लाया जाता है, ठीक। आगे देखो व्यवहारिक पत्र बाजार होता है, इसको जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, कमर्शियल पेपर मार्केट बोलते हैं, इसको ट्रेजरी बिल मार्केट बोलते हैं। तो इसमें इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर व्यवहारिक पत्र है, इसमें जो है अल्पकालिक अल्पकालिक ऋण लेने के लिए, अल्प अल्पकालिक ऋण मतलब लोन के लिए यहाँ पर जो है जैसे जो कार्यशील करते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल है, मतलब काम करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जारी करते हैं, आरबीआई द्वारा इसको विनियमित किया जाता है, आरबीआई द्वारा। तो यहाँ पर आपको जो है ये क्या हो जाएगा, ये व्यापारिक, व्यापारिक नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर देखो व्यापार करने वाला है, तो व्यापारिक के लिए आपको क्या चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है, तो लोन यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, अल्पकालिक के लिए। आगे देखो यहाँ पर जमा प्रमाण पत्र बाजार, जमा में क्या करेंगे, जमा करेंगे, जैसे अल्पकालिक ऋण को जमा करने के लिए यहाँ पर भी किया जाता है, मतलब लोन से जमा करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब जो है भारतीय मुद्रा बाजार, मतलब इंडियन मार्केट, इंडियन मनी मार्केट में जो है ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ये सब फंड है, फंड बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, फंड्स, मतलब उधार और उधार देने का बाजार इसको हम कहते हैं। जैसे ये जमा बाजार हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब क्या है, उधार देता है बैंक हमारे, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है देखने को मिलेगा, पहला तो जमा है, ठीक,
तो इसमें तीनों में जो है आपको दिया जाता है, व्यापार से संबंधित तीनों में है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो यहाँ पर देखो सीमेंट उद्योग की समस्या बोल रहा है। सीमेंट उद्योग की क्या समस्या हो सकती है? देखो पहले तो समझो कोयला की निम्न गुणवत्ता, तो कोयले की कमी, अगर कोयले की क्वालिटी कम हो जाएगा, कोयला अच्छे से नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसके कारण सीमेंट प्रभावित होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जो से ऊर्जा एनर्जी हमें कोयला को जलाकर ही मिलता है, ठीक है, तो इससे जो है ये बहुत बड़ा योगदान होता है इसका, तो ये कमी हो जाएगा। शुल्क प्रशुल्क, उच्च प्रशुल्क भार, उच्च प्रशुल्क का मतलब क्या है? हाई टैरिफ बर्डन बोलते हैं इसको। इसमें जो है सीमेंट उद्योग जैसे परिवहन लागत इसमें होता है, परिवहन लागत अगर, और जो है लॉजिस्टिक, ये सब जो है एक बड़ी मतलब मुद्दा बन जाएगा, समस्या है ना इसके लिए, सीमेंट उद्योग के लिए अगर ये ज़्यादा रहेगा तो सीमेंट उद्योग को प्रभावित करेगा। साथ में देखो क्षमता का निम्न प्रयोग, क्षमता का निम्न प्रयोग जैसे मांग है, अगर मांग में अगर कमी हो जाएगा तो क्या होगा? सीमेंट बनाना मतलब कम ही करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर मांग कम होगा तो सीमेंट, क्योंकि मांग ज़्यादा बढ़ता है तो उत्पादन करना पड़ेगा ज़्यादा, तो यही समस्या हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर आपको जो है सब, मतलब ऊपर बताइए कि जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी इसके समस्या हैं, मतलब उपरोक्त सभी। पहले कोयला नहीं अच्छे से जलेगा तो ताप एनर्जी नहीं मिलेगा, इसमें प्रशुल्क ज़्यादा लगा देंगे, भार वगैरह परिवहन के लिए खर्चा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस ही कोई नहीं लेगा। सीमेंट का क्षमता अगर अच्छे से नहीं होगा, क्षमता का निम्न प्रयोग मतलब इसका क्वालिटी कम हो जाएगा या फिर इसका इस्तेमाल कम कर देंगे, तो इस वजह से जो है इसका भी समस्या हो जाएगा, सीमेंट उत्पादन बढ़ते, ऐसी जो है यहाँ पर पूछा गया। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण जो है, यहाँ पर कई लोग बोलेंगे पत्ता के बारे में, लेकिन यहाँ पर मुख्य स्थल क्या है पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो है प्रक्रिया होता है, लेकिन पौधों की जो है पत्तियों में होती है, मानते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे अगर इसका पत्ता में होता है, ठीक है, लेकिन पत्तियां में क्या होता है? क्रोलो क्या बोलते, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट एक संरचना होती है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या बदल देता है। जैसे प्रकाश ऊर्जा आ रहा है ऊपर, सूर्य इधर से ये आ रहा है, तो इसको जो है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है पतई में, इसको जो क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है पत्ता। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ये आपका यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा काम जो हो रहा है क्लोरोप्लास्ट ही कर रहा है। यहाँ पर पत्तियां के, यहाँ पर पत्तियां में पाया जाता है बस, तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि मुख्य स्थल क्या है, मतलब यहाँ पर पूछ रहे, देखो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या था? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, उनका भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, तो मुख्य स्थल जो माना जाता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। मैं सभी को समझा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, देखना। क्लोरो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये बोलते हैं जहाँ पर वो जो है ये क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है? यहाँ पर क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, और जिस कारण भीतर थायलॉइडी झिल्ली होता है, वहाँ पर केल्विन चक्र चलता है। केल्विन चक्र पढ़े हो ना, स्ट्रोमा जो केल्विन चक्र वहाँ पर चलता है, और इस वजह से जो है यहाँ पर भोजन बनता है। पत्ता की बात करें तो देखो यहाँ पर आप इससे पहले आंसर ले लो, ये आपका सी हो जाएगा। पत्ता की बात करें, देखो पत्तियों में जो है प्राथमिक संरचनाएं होती है, प्रकाश संश्लेषण इसमें होती है, लेकिन इसमें ये बड़ी संख्या में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है। तना हो गया, तना ये रक्षक कोशिकाएं क्या है? ये जो है प्रकाश संश्लेषण की में मतलब भूमिका निभाती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, मतलब साइट बनते हैं इन लोग एक तरह से, ठीक है। तो एक कोशिका अंग मान लीजिए इनको, कोई यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हम कहेंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो पत्ता को नहीं लेना यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर सूर्य नमस्कार में कितने आसन हो? देखो योग शिक्षा आ गया आपका। सूर्य नमस्कार जरूरी है, आप करते हैं तो आप लोग करना शुरू कीजिएगा। इससे क्या होता है? फायदा होता है इससे, इससे हमारा जो है शरीर मजबूत होता है, बनना लगता है, लचीलापन बढ़ जाता है, शरीर का पाचन शक्ति अच्छा रहता है। सूर्य नमस्कार में आसन कितने होते हैं? टोटल 12 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 12 चरण। देखो इसमें भी आप जैसे पहले खड़े रहते हो, खड़े हाथ जोड़कर, तो उसको बोलते हैं प्राणायामासन,
प्रमासन बोलते हैं। उसके बाद हाथ को ऊपर ले जाते हो, हस्त उत्तासन, फिर हस्त पद्मासन नीचे करते हो, फिर घोड़े के जैसे होते हो तो उसको बोलते हैं अश्व संचाल आसन बोलते हैं। फिर थोड़ा सा झुकते हो तो उसको बोलते हैं दंडासन बोलते हैं। फिर नीचे आपको जो है क्या बोलते हैं, अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। अष्टांग नमस्कार करते हो, फिर भुजंग आसन करते हो, फिर जो है मुख को ऊपर करते हो जो उसको पर्वतासन बोलते हैं, ऐसे नीचे मुंडी झुकाकर। फिर अश्व संचालन आसन बोलते हैं इसके विपरीत साथ। फिर सिंपल वही, फिर वही पोजीशन में आ जाते हो, हस्त पद्मासन, हस्त उत्तासन और प्रणाम, इस प्रकार से। तो ये जो होता है टोटल 12 चरण होते हैं इसमें, ठीक है। 12 चरण होता है, इसको भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। और आपको जो है योग शिक्षा करना मतलब सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझ गए ना, प्रकाश संश्लेषण, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, सब ये आपका हो गया। नहीं, आगे हम लोग कहाँ बढ़ गए, यहाँ पर सूर्य नमस्कार पहुँच गए। आगे देखो यहाँ पर दिया है RMSA, मतलब RMSA, ठीक है। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित तथ्य है। तो यहाँ पर पहला एक तथ्य दिया हुआ है, पहला दिया है इसका प्रारंभ 2007 में हुआ था। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो है ना, ये गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि 2007 नहीं, 2009 में हुआ था ये शुरुआत, 2009 में शुरू किया गया था, ठीक है। आगे देखो, वर्ष 2013-14 में इस योजना में समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का समाकलन किया गया था। तो ये कथन जो है यहाँ पर सत्य है, ठीक है, ये सत्य है, ये गलत है, नहीं है। तो यहाँ पर समझ गए, ये कथन सत्य है। इसी को यहाँ पर समावेशी बोलते हैं ना, समावेशी शिक्षा, जैसे वो EIIEDSS था इसके बारे में, ठीक है, यही चीज़ें हैं यहाँ पर बताया गया है। आगे देखो, यहाँ पर इसका उद्देश्य 12 से 13 वर्षों के आयु वर्ग के छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्ध सुनिश्चित करना, ये सही है। तो ये जो है यहाँ पर था 14 से 18 वर्ष के, 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए था, न कि यहाँ पर 12-13, ये वाला इसलिए गलत हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर ICT, साला में ICT एवं बालिका छात्रावास की सुविधा का समावेशन इस पर योजना का मुख्य आयाम है, ये सत्य है। तो बिल्कुल सत्य है। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात हुआ था। ICT, ICT का मतलब क्या हुआ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है इसको, ICT को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ये भी सही हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाता है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, दूसरा और चौथा है। दूसरा और चौथा मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा चौथा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर C ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर इस प्रकार सवाल था आपका। आगे देखो, इस प्रकार से ये आपका करंट अफेयर है, जो उस समय का है करंट अफेयर, देख लो अच्छे से कहाँ कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। और मैं आपको जो है PDF के लिए बता, देखो करंट अफेयर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है कथन कारण से, ठीक है। तो करंट अफेयर को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो कहाँ से बना है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष संबंध निम्नलिखित में, बाजरा वर्ष बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्लासेस था, देखो कोविड से भी पूछा गया है, उस समय का क्वेश्चन है। आगे देखो, यहाँ पर सही छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं, एक एक कितना है क्वेश्चन, इसको भी देख लेना, करंट अफेयर मैं लाऊंगा इसका भी क्लासेस। आगे देखो, यहाँ पर राज्य संबंधी जानकारी, राज्य में जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य से जानकारी यहाँ पर लेना है। क्या है, राज्य की सामान्य जानकारी। पहले देखो, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटकाया गया। तो आधुनिक इतिहास को अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर ओवरव्यू थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसके बाद जानकारी और भी मैं बताऊंगा जब क्लासेस लूँगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर इनको लटकाया गया जो प्रथम सेनानी थी, इससे पहले भी हुआ था, लेकिन देखो ये प्रथम सेनानी माने जाते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857, ठीक है, 1857 को कहाँ दिया गया था, तो रायपुर के जय स्तंभ चौक में, जय स्तंभ चौक में जो है रायपुर में इन्होंने, जय स्तंभ चौक रायपुर में जो है इनको फांसी पर लटकाया गया था। क्या हुआ था कि जैसे 1800 यहाँ 57 हो रहा है, तो 1856 में इन्होंने क्या किया था, एक व्यापारी था अपने, जैसे अकाल पड़ा था उस एरिया में, तो ये जो है व्यापार से गोदाम को लूटा और उस अनाज को बांट दिया था, जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने इस पर जो है कार्रवाई किए थे। मतलब 10 दिसंबर 1856 को ही अकाल पड़ा था, तो अनाज बांट दिए थे। फिर 10 दिसंबर 1857 को उनको जो है फांसी मिला। और ऐतिहासिक इस प्रकार से यहाँ पर, और ये बाकी ये गलत है, ये ऐसा डेट नहीं है इतिहास में। और यहाँ पर 1859, ये भी डेट कोई गलत यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर ये वाला क्या था, अकाल वाला था, और ये वाला आपका जो है फांसी वाला था, समझे। तो ऐसे आपको जो है याद रखना है। आगे और भी जो है हमारे हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से,
ठीक है, उसको भी एक ही क्लास लाऊंगा मैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए बैरिस्टर सी ठक्कर, यहाँ पर रविशंकर पंडित रविशंकर शुक्ल को मत बोलना, यहाँ पर बैरिस्टर सी या ठक्कर को बोलेंगे आप। ये जो थे ये नरमपंथी विचारधारा के जुड़े थे। ठीक है, तो एक ये भी किसी भी मतलब ये जो थे बैरिस्टर, ये जो थे नरमपंथी विचारधारा के थे। बाकी जैसे अगर अन्य की बात करें, जैसे लक्ष्मण राव उदगीरकर हो गया, ठाकुर हनुमान सिंह, पंडित रविशंकर, ये जो थे कोई कोई क्रांतिकारी थे या फिर कोई उग्रवादी थे, मतलब इनको जो है क्रांतिकारी बोलेंगे और थोड़ा या फिर या उग्रवादी थोड़ा सा बोलेंगे। उग्रवादी विचारधारा से इन लोग संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी विचारधारा इनके अंदर था। जैसे लक्ष्मण राव उदगीरकर, देखो उदगीरकर, ये जो थे उग्रवादी और क्रांतिकारी दोनों जो है यहाँ पर इनको माना जाता है। हनुमान सिंह क्या बोला जाता है? तो इनको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। मंगल पांडे छत्तीसगढ़ का इनको कहा जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में एक जो है सेनानी संघर्ष किया था इन्होंने। और देखो पंडित रविशंकर शुक्ल, ये जो है स्वतंत्र सेनानी, संग्राम सेनानी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता माने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता कहे जाते हैं। ठीक है, कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल जी कहे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो आगे देखो सही जोड़ी मिलाने के लिए आया है। इसमें क्या बोला है? सही जोड़ी को मिलाइए। पहला जोड़ी सूची दिया संस्था और संबंधित व्यक्ति दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, संस्था और संबंधित, जैसे पहले लिखा है छत्तीसगढ़ सुधी संघ। सुधी संघ शिवदास पांडे, इसको याद किए हैं क्या? देखो, तो ये जो है सुधी संघ ने शिवदास पांडे, तो ये आपका जो है पहला का चौथा हो जाएगा, मतलब 1925 में जो है छत्तीसगढ़ सुधी संघ, 1925 बोलेंगे इनको शिवदास, सुधी संघ और शिवदास एक साथ याद रखो। आगे देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ, ठाकुर प्यारे लाल हम इनको बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो श्रमिक आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? ठाकुर प्यारे लाल सिंह। श्रमिक आंदोलन करवाए थे ना 3 बार। ठीक है, तो उसको जो है इनको माना जाता है। महासभा छत्तीसगढ़ महासभा, ये जो है पवन दीवान, कौन थे? पवन दीवान जो है यहाँ पर माने जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ महासभा के बारे में, तो देखो एक चीज़ यहाँ पर रह सकता है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल थे, उन्होंने 1956 में जो है छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना किया था। ठीक है, खूबचंद बघेल थे। ठीक है, लेकिन पवन जो है अलग से जो है राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित रखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरा लेंगे, दूसरा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। लेकिन खूबचंद बघेल जो है छत्तीसगढ़ महासभा से मतलब निकट थे, माना जाता है खूबचंद बघेल को, क्योंकि उन्होंने स्थापना किया था यहाँ पर 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना किया था। ठीक है, आगे और भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आंसर भी देंगे। तो आगे देखो यहाँ पर पृथक राष्ट्रीय पार्टी, इसका संबंध जो है इसका भी खूबचंद बघेल से है, खूबचंद। लेकिन यहाँ पर सोचो कि कैसे कैसे आंसर लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन पूछ जाता है कन्फ्यूजन वाला, तब जाके दिमाग वहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, एग्जामिनर ऐसे सेलेक्ट करता है। तो इन्होंने जो है खूबचंद बघेल ने क्या किया था, इन्होंने 1967 में अलग से मतलब पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी के लिए बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से क्या किया था, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना, मतलब नहीं, छत्तीसगढ़ भारतीय संघ में बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में यहाँ पर ले लेता हूँ, बी को लेते हैं। यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे सी का छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना तो खूबचंद बघेल किया था, पवन क्यों ले रहे हैं? तो देखो यहाँ पर पवन दीवान माने जाते हैं, इनसे संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और भी मैं जानकारी क्लासेस के दौरान आपको बताऊंगा, जब आपको जो है मैं कोर्सेस चालू करूंगा, उसमें एक वीडियो आएगा, इसमें आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा वो भी। यहाँ पर जो ये आया है ये सब 1956 देख रहे हो, 1967, ये सब 1947 के बाद का है।
ठीक है। 1925 बस पहले है, जो कि मजदूर ये ठाकुर प्यारेलाल। तो इस प्रकार के सवालों को हमको देखिए इतिहास 1947 तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद का भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या स्थापना हुआ, कैसे कैसे कार्य हुआ, ये सब चीज़ आपको जो है देखना पड़ेगा। आगे देखो यहाँ पर सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर परमाहेश्वर की उपाधि धारण किया था। गलत है कि सही है? देखो, जो है सोमवंशी जो है शिवगुप्त परम महेश्वर की उपाधि धारण किया था, तो ये कथन सही है। तो देखो सबसे पहले ये जो परम महेश्वर है, तो ईश्वर लगता है तो समझ जाना ये शिव का है। तो अगर हम परम परमाहेश्वर के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि भगवान शिव का भक्त, मतलब सर्वोच्च भक्त होता है। तो परम महेश्वर बोलेंगे, परम माहेश्वर बोलेंगे इसको। तो ये जो होता है, कहने का मतलब ये जो है शैव धर्म से संबंधित रहेगा। शैव धर्म मतलब शिव को मानेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि शैव मातावलंबी यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो शैव मातावलंबी, तो ये तो सही है, ठीक है। तो सोमवंशी यहाँ पर शिवाते तो बिल्कुल सही है यहाँ, क्योंकि इन्होंने जो है सोमवंशी राजा शैव मातावलंबी थे, मातावलंबी थे जो है, इन्होंने के शिलालेख से मिलता है इनको जानकारी। महर्षि गुप्त क्या थे? तो एक जो है महर्षि गुप्त इनको बोल देता है, ये जो है शैव धर्म से संबंधित थे। इनके मोहर लगाते थे, अपना मोहर में जो है नंदी का चिन्ह इनका दिया गया था। नंदी क्या है? शिव भगवान का वाहन है, ठीक है। तो वाहन है, इसीलिए महान शिव भक्त थे, इसीलिए इनका जो है सही है। तो सही है का मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है, मतलब कथन कारण दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर देखियो 90 ए वाला हो गया, ठीक है, हो गया। आगे देखो यहाँ पर, किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया? तो मड़वा महल कब बनाया था? तो वो थे रामचंद्र यहाँ पर, ठीक है। तो मड़वा महल शिलालेख जो मूल रूप से मड़वा महल जो दुल्हा देव मंदिर क्या बोलते हैं, दुल्हा देव मंदिर कहा जाता है, दुल्हा देव मंदिर कहा जाता था। अभी रायपुर के घासीदास में ये जो मतलब संग्रहालय वहाँ पर है। तो रामचंद्र बोलेंगे, रामदेव इन्हीं को बोलते हैं, जो कि किसके शासक थे यहाँ पर? फड़ी नागवंश। काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन सुन लो अच्छे से। फड़ी नागवंशी शासक थे। फड़ी नागवंशी राजा द्वारा जो है रामचंद्र, जिसे रामदेव कहा जाता है, इनके द्वारा जो है बनाया गया था मड़वा महल शिलालेख, जो कि मूल रूप से जो है अभी जो है रायपुर के घासीदास मतलब संग्रहालय में रखा गया है। अहिराज, अहिराज कौन थे? तो ये जो थे फड़ी नाग मतलब फड़ी नागवंश के मूल संस्थापक माने जाते हैं अहिराज, ठीक है। क्या माने जाते हैं? मूल संस्थापक, ठीक है। अपने दम पर इन्होंने क्या किया था? राज्य के स्थापित किया था, लेकिन इन्होंने जो है मड़वा महल नहीं बनाया था। आगे देखो यहाँ पर गोपाल देव भी जो है इसी वंश का, मतलब यहाँ फड़ी नागवंश का छठवें शासक माने जाते हैं, और छठे राजा थे। इन्होंने जो है 11वीं शताब्दी में लगभग 11वीं बोलेंगे तो 1000 के आसपास, 1088 के आसपास जो है इन्होंने भोरम देव का निर्माण कराया था। इसका गोपाल देव कौन थे? तो भोरम देव, ठीक है, याद रखना। भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। और कुछ स्रोत जो हैं वो बताते हैं कि जो मड़वा महल है, ये जो रामचंद्र बनवाए हैं, इसका इन्होंने भी बनाया है। मतलब तो इस बात पर जो है थोड़ा सा मतलब विवाद हो जाएगा, विवाद होता है, क्योंकि मुख्य रूप से शिलालेख में बताया गया है कि रामचंद्र जो है वही है यहाँ पर। आगे देखो जयपाल, जयपाल क्या थे? जिसको जयत्रपाल बोलते हैं, ये भी नागवंशी शासक थे, 10वें राजा इनको बोला जाता है, 10वें राजा थे। लेकिन ये 10वें राजा हैं, लेकिन मड़वा महल इन्होंने नहीं बनाया था। तो किसने बनाया था? रामदेव या फिर रामचंद्र इनको बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। कैसा लगा क्लास आपको जो है बताइएगा। इसके बाद जो है ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे जो पूछा गया है, बाल मनोविज्ञान से ये आता है। तो ये आपका जो है पेपर खत्म होता है। हमें जो है मेन जीके जीएस और मैथ रीजनिंग, रीजनिंग को देखना है। तो रीजनिंग हमने छोड़ दिया क्या? तो रीजनिंग हमने देखना है, ठीक है। रीजनिंग को हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये क्लास मैं बताया, कैसा लगा आपको क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी जो है एमसीक्यू अलग से आप सॉल्व करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। अब मैं एमसीक्यू क्लास लाऊंगा, उसको मैं जो है और चीज़ें आपको बताऊंगा। पीडीएफ लेने के लिए आपको जो है सिंपल क्या करना है,
गूगल में सर्च करना है, यहाँ पर जॉब आयोग, ठीक है, इस पर सर्च करके ले सकते हैं। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो वीडियो के बाद आपको जो है मिल जाएगा, यहाँ पर एजुकेशन सेक्शन में जाकर यहाँ क्लिक करके यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मंडी निरीक्षक का भी मिलना है तो इसका ले लीजिएगा। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर दिख रहा है आपका, मंडी निरीक्षक, इसको डाउनलोड कर लेना। कंप्यूटर के प्रश्न पत्र, आधुनिक इतिहास, इसको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर जितना भी नोट्स है ये सबको प्राप्त कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है इसके ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा अभी पेपर, जिससे जी व्यापम में जो हुआ है, ठीक, करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़रूर शेयर करना।